इमेजिन कीजिए आप राजस्थान के एक 300 साल पुराने एकदम शानदार महल में कदम रखते हैं। दीवारों पर पुरानी राजपूताना पेंटिंग्स लगी हैं, भारी भरकम झूमर चमक रहे हैं और हवा में वो एक भीनी भीनी सी शाही महक है। बिल्कुल, एक पूरी रॉयल वाइब होती है वहाँ। राइट। और आपको लगता है कि कोई पगड़ी पहने शाही लिबास में इंसान हाथ जोड़कर आपका स्वागत करेगा, लेकिन रिसेप्शन डेस्क पर कोई इंसान है ही नहीं। अच्छा। हाँ, वहाँ बस एक चमचमाता हुआ QR कोड रखा है। और वहाँ से आपकी इस शाही यात्रा की शुरुआत होती है, मतलब किसी के मुस्कान से नहीं, बल्कि अपने स्मार्टफोन के कैमरे से उस कोड को स्कैन करके। अजीब लगता है ना, एकदम विरोधाभासी। लेकिन 2026 के भारतीय हॉस्पिटैलिटी, मतलब जो हमारा होटल सेक्टर है, उसकी यही सबसे बड़ी सच्चाई है। और आज की हमारी इस इन डेप्थ चर्चा का मिशन भी ठीक यही समझना है। सही बात है। हमने इस विषय पर कुछ बहुत ही दिलचस्प डेटा खंगाला है हमारे सोर्सेज में। IBEF और JLL की लेटेस्ट इंडस्ट्री रिपोर्ट्स है, ताज और ओबेरॉय ग्रुप का ऐतिहासिक सफर है और 2026 के वेलनेस ट्रैवल ट्रेंड्स भी हैं। और हमने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में होटलों के डिजिटलाइजेशन पर हुई एक ग्राउंड लेवल रिसर्च को भी शामिल किया है इसमें। एग्जैक्टली। तो हम इस पूरे लैंडस्केप को खंगालने वाले हैं, जहां एक तरफ तो हमारा ये उद्योग प्राचीन आयुर्वेद और 14 दिनों के स्पिरिचुअल रिट्रीट की ओर वापस भाग रहा है, और दूसरी तरफ स्मार्ट टेक और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT के बिना इसका एक कदम चलना भी मुश्किल हो रहा है। हाँ, मतलब हमारी यात्रा करने की जो सोच है ना, वो पूरी तरह से पलट गई है। तो चलिए इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। ये जो QR कोड और महलों का विरोधाभास आपने बताया ना, ये हवा में नहीं पनप रहा है। अगर हम इस इंडस्ट्री की तह में जाएं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव सिर्फ होटलों के कमरों की सजावट तक सीमित नहीं है। राइट। ये सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था, लोगों की जेब और जो कंज्यूमर बिहेवियर है, उसका एक बाय प्रोडक्ट है, अगर हम बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो। और अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, तो जो वित्तीय आंकड़े सामने आ रहे हैं, वे तो बहुत ही शानदार तस्वीर पेश करते हैं। मतलब IBF की रिपोर्ट के नंबर्स तो ऐसे लग रहे हैं जैसे सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। वित्त वर्ष 2026 में भारतीय होटल इंडस्ट्री 9 से 12% की सालाना ग्रोथ दर्ज कर रही है। पेपर पर तो ये बहुत ही सॉलिड फिगर है। बिल्कुल, कोई भी इन्वेस्टर इसे देखकर खुश हो जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ एक झोल नजर आ रहा है। जब मैं डेटा को करीब से देखती हूँ, तो लगता है कि ये जो ग्रोथ है, ये सबके हिस्से में बराबर नहीं आ रही है। देखिए, आप बिल्कुल सही नस पकड़ रही हैं। ये 9 से 12% की ग्रोथ ना बहुत ही भ्रामक है। अगर आप ऊपरी लेयर्स को हटाकर देखें, तो ये विकास पूरी तरह से एक तरफा है। मतलब ये इंडस्ट्री अब 2 अलग-अलग ध्रुवों में बट चुकी है। हाँ, क्योंकि अंदर के नंबर सच में डराने वाले हैं। एक तरफ 5 स्टार लग्जरी होटलों का जो औसत किराया है, मतलब उनका जो ADR है या एवरेज डेली रेट है, वो 16,797 रुपए प्रति रात तक पहुंच गया है। बाप रे। लगभग 17,000 रुपए। और वहीं अगर हम बजट होटल्स की बात करें, तो उनका औसत सिर्फ 3,581 रुपए है। काफी बड़ा गैप है तो। बहुत बड़ा। और मजे की बात यह है कि टॉप 10 होटल चेन्स जैसे कि मैरियट और IHCL ने मिलकर पूरे देश के 65.3% ब्रांडेड कमरों पर अपना कब्जा जमा लिया है। तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे एक ही 2 लेन हाईवे पर 2 अलग-अलग दुनिया बस रही हों। एक तरफ लग्जरी लेन है, जहां गाड़ियां बुलेट ट्रेन की स्पीड से फराटे भर रही हैं, और दूसरी तरफ बजट लेन है, जो अभी भी भारी ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है। हाँ, जहां साल दर साल सिर्फ 4% की मामूली ग्रोथ हो रही है। एग्जैक्टली। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मिड और बजट सेगमेंट में इतना सन्नाटा क्यों है? इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, टियर 1 शहरों और बड़े मेट्रो मार्केट्स में कॉर्पोरेट ट्रैवल और प्रीमियम लीजर की डिमांड ने सप्लाई को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अच्छा। लोगों के पास ना अब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है और वे क्वालिटी के लिए प्रीमियम देने को तैयार है। इसका नतीजा ये हुआ है कि लग्जरी होटलों के पास अब पूरी प्राइसिंग पावर आ गई है। मतलब वे दाम बढ़ा सकते हैं। हाँ, वे दाम बढ़ा सकते हैं और उन्हें पता है कि ग्राहक फिर भी बुकिंग करेगा, क्योंकि ग्राहकों के पास कोई और विकल्प नहीं है उस लेवल पर। एग्जैक्टली। लेकिन जब आप छोटे शहरों या बजट सेगमेंट की तरफ जाते हैं, तो कहानी पूरी तरह उल्टी हो जाती है। वहाँ हर गली मोहल्ले में नए बजट होटल और गेस्ट हाउस खुल गए हैं। राइट। सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है। बिल्कुल, सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई है कि एक भयंकर प्राइस वॉर छिड़ गया है।
अगर आप एक रात के 3500 की जगह 4000 रुपए चार्ज करेंगे तो ग्राहक तुरंत अपना बैग उठाएगा और बगल वाले होटल में चला जाएगा। बगल वाले होटल में चला जाएगा। हाँ, बगल वाले में चला जाएगा। उनके पास दाम बढ़ाने की वो ताकत ही नहीं बची है। और जीएसटी के नियमों ने भी इस खाई को और चौड़ा कर दिया। तो एक तरफ जहां लोग 3000 रुपए खर्च करने में 4 बार सोचते हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग एक रात के 16,000 रुपए बिना पलक झपकाए दे रहे हैं। बिल्कुल। सवाल यह है कि इस लग्जरी सेगमेंट में ऐसा क्या बेचा जा रहा है? मुझे नहीं लगता कि लोग सिर्फ एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन या बाथरूम में इटालियन मार्बल देखने के लिए इतना पैसा दे रहे हैं। नहीं, सिर्फ मार्बल के लिए तो नहीं। इसके पीछे कोई बहुत गहरी साइकोलॉजी काम कर रही है ना? और उस साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। जब हम भारतीय लग्जरी की बात करते हैं तो ये सिर्फ दिखावे या महंगी चीजों के बारे में नहीं है। इसका एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक संदर्भ है। हमारे सोर्सेज में ताज होटल्स यानी IHCL और 2 ओबरॉय ग्रुप का जिक्र है। हाँ, और दिलचस्प बात है कि ओबरॉय ग्रुप की होल्डिंग कंपनी में आज रिलायंस की भी लगभग 20% हिस्सेदारी है। सही कहा। लेकिन जो कहानी वास्तव में इस भारतीय लग्जरी के DNA को समझाती है वो जमशेदजी टाटा की है। वो 1903 में बने ताजमहल पैलेस वाली घटना। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, उस दौर में जमशेदजी टाटा जैसे दिग्गज उद्योगपति को बंबई के वॉटसन होटल में घुसने से इसलिए मना कर दिया गया था क्योंकि वो जगह सिर्फ यूरोपियनों के लिए रिजर्व थी। हाँ, वो भारत में नस्ली भेदभाव की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई थी। और उस अपमान का जवाब उन्होंने कैसे दिया? उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ एक और साधारण सी इमारत बनाऊंगा। उन्होंने भारत का पहला विश्व स्तरीय होटल खड़ा कर दिया, ताजमहल पैलेस। वाओ! ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। ये एक राष्ट्र का अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को वापस छीनने का दावा था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि लग्जरी का मतलब सिर्फ पश्चिमी तौर तरीके नहीं है। ये बहुत ही पावरफुल है। मतलब जो चीज एक व्यक्तिगत अपमान से शुरू हुई, उसने पूरी इंडस्ट्री की नींव रख दी। बिल्कुल। और शायद इसी वजह से 1970 के दशक के आसपास जब राजस्थान के ऐतिहासिक महलों जैसे जयपुर का रामबाग पैलेस या उदयपुर का ताज लेक पैलेस, इनको लग्जरी होटलों में बदलना शुरू किया गया, तो वो भी इसी फिलॉसफी का हिस्सा था। हाँ, हम अपनी विरासत, अपने राजपूताना इतिहास और उस राजसी जीवन शैली को दुनिया के सामने एक प्रीमियम प्रोडक्ट के तौर पे पेश कर रहे थे। हम वहाँ सिर्फ कमरे नहीं बेच रहे थे, हम एक ऐतिहासिक टाइम मशीन का अनुभव बेच रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने। पर यहाँ मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है। मैं आपकी बात समझ गई कि 70 या 80 के दशक में विदेशी टूरिस्ट्स या पुराने रईसों के लिए ये महल बहुत अट्रैक्टिव थे। लेकिन आज 2026 है। आज का जो जेन जी या मिलेनियल ट्रैवलर है, जिसने पूरी दुनिया घूम रखी है, जो हर वक्त सोशल मीडिया पर है, क्या वो वाकई इन भारी भरकम पुराने झुमरों और प्राचीन इमारतों से इम्प्रेस होता है? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब क्या आज सिर्फ महल का टैग लगा देना 16,000 रुपए वसूलने के लिए काफी है? इसका सीधा जवाब है नहीं। आज की पीढ़ी को महलों की वैसी जरूरत नहीं है। वे ऑपुलेंस यानी उस भारी भरकम दिखावे से बोर हो चुके हैं। उनके लिए लग्जरी की परिभाषा बदल गई है। अच्छा, अब लग्जरी का मतलब ऑथेंटिसिटी है। ऑथेंटिसिटी मतलब कुछ ऐसा जो असली फील हो, मैन्युफैक्चर्ड या प्लास्टिक न लगे। हाँ, अगर आप उन्हें एक 500 कमरों वाला विशाल कॉर्पोरेट होटल देंगे जहां दुनिया के हर शहर में कमरा एक जैसा दिखता है, तो वे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। राइट, वो एक क्लिनिकल सी फीलिंग आती है। एग्जैक्टली। इसीलिए आज भारत में बुटीक होटलों का इतना शानदार बूम आया है। 10 से 100 कमरों वाली प्रॉपर्टीज जैसे जोधपुर का रास या गोवा का अहिल्या बाय द सी। ये जगह आपको एक हाइपर लोकल एक्सपीरियंस देती हैं। वहाँ का खाना, वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ की हवा, सब कुछ उस जगह की मिट्टी से जुड़ा होता है। तो बड़े कॉर्पोरेट होटल्स की जो वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच थी, वो टूट रही है। वो सिर्फ एक जगह सोने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो उस कहानी का हिस्सा बनने जा रहे हैं पूरी तरह से। और ये ऑथेंटिसिटी की तलाश सिर्फ वास्तुकला या लोकल खाने तक सीमित नहीं है, ये लोगों के शरीर और दिमाग तक पहुंच गई है। वो कैसे? 2026 के वेलनेस ट्रैवल ट्रेंड्स को देखिए। भारत आज ग्लोबल वेलनेस में एक अनडिस्प्यूटेड लीडर है। और हम यहाँ उस आम वीकेंड स्पा की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ आप 1 घंटे की मालिश करवा कर वापस अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ में लौट आते हैं। हाँ, मैंने सोर्सेज में पढ़ा है इसके बारे में। अब लोग 14 दिन या 28 दिन के गहरे पंचकर्म और दोष आधारित आयुर्वेद रिट्रीट्स पर जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सच बताऊं, मुझे ये थोड़ा अव्यावहारिक लगता है।
मतलब आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसके पास 28 दिन की छुट्टी है कि वो सब कुछ छोड़कर एक आयुर्वेद सेंटर में जाकर बैठ जाए? क्या ये सिर्फ कुछ बेहद अमीर लोगों का चोचला नहीं है? देखिए, शुरुआत में ऐसा ही लगता है कि ये बहुत ही एलीट चीज है, लेकिन अगर आप इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझें तो ये हेल्थ केयर और ट्रैवल में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अच्छा। पहले लोग बीमार पड़ने पर अस्पताल जाते थे। आज जो प्रोफेशनल्स हैं या जो कॉर्पोरेट बर्नआउट का शिकार हैं, वे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट, बीमार होने से पहले ही खुद को ठीक रखना। हाँ, ये कोई त्वरित बैंडेड ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक तरह की लाइफस्टाइल सर्जरी है। इन रिट्रीट्स में आपके शरीर के दोष, वात, पित्त, कफ, इनके आधार पर एक पूरी तरह से कस्टमाइज्ड डाइट और रूटीन तैयार किया जाता है। वे इसे खर्चे के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन के कई साल वापस खरीदने के इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं। तो ये सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं है, ये एक तरह का डीप ओवरहॉल है, अंदर से खुद को ठीक करना। और शायद यही कारण है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म में भी इतना भारी उछाल आया है। बिल्कुल। सोर्सेज बताते हैं कि डोमेस्टिक टूरिज्म का लगभग 60% हिस्सा अब स्पिरिचुअल है। ये सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा है। पहले हम सोचते थे कि वाराणसी, तिरुपति या बोधगया सिर्फ बुजुर्ग लोग रिटायरमेंट के बाद तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। हाँ, अमूमन यही इमेज थी दिमाग में। लेकिन आज वहाँ का लैंडस्केप बदल चुका है। वहाँ जेनजी और मिलेनियल्स की भारी भीड़ है, और वे सिर्फ धार्मिक कर्मकांड के लिए नहीं जा रहे हैं। तो वे वहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? वे डिजिटल डिटॉक्स के लिए जा रहे हैं। वे उस निरंतर बजते हुए फोन, ईमेल्स और सोशल मीडिया के प्रेशर से बचने के लिए एक शांत कोना ढूंढ रहे हैं, जहाँ वे अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर कर सके। और यहीं पर मुझे इस पूरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा विरोधाभास नजर आता है। वो क्या? ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ तो हमारे युवा शहर की भीड़ से भागकर अपना फोन बंद करके वाराणसी के घाटों या आयुर्वेद सेंटर्स में शांति और डिजिटल डिटॉक्स ढूंढ रहे हैं। राइट। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मिड स्केल और बजट होटलों को देखें, जैसे ट्रिबोफैब होटल्स या ओयो, तो वे तकनीक के बिना एक कदम नहीं चल सकते। वहाँ सब कुछ भयंकर रूप से डिजिटलाइज हो रहा है। बिल्कुल। जो तिरुनेलवेली जिले वाली रिसर्च स्टडी है, वो इस डिजिटल शिफ्ट को बहुत ही माइक्रो लेवल पर समझाती है। हाँ, उस रिसर्च में साफ लिखा है कि वहाँ के होटल्स में ऑनलाइन बुकिंग, QR कोड मेन्यू, स्मार्टफोन से खुलने वाले डिजिटल दरवाजे और कमरों में IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पूरा जाल बिछा हुआ है। आप रिसेप्शन पे बिना किसी से बात किए सीधे अपने कमरे में जा सकते हैं। लेकिन मैं इस पर थोड़ा पुशबैक देना चाहती हूँ। बताइए। भारत में हम अतिथि देवो भव की बात करते हैं। मेहमान नवाजी हमारे लिए एक भावना है, एक इमोशन है। जब मैं 10 घंटे का सफर करके थकी हुई होटल पहुंचती हूँ तो मुझे एक इंसान की मुस्कान चाहिए, कोई जो पूछे कि मैम आपका सफर कैसा रहा। बिल्कुल समझ सकता हूँ। या रिसेप्शन पर एक ठंडी मशीन लगा देना या मोबाइल ऐप से चेक इन करना, इस पूरी हॉस्पिटैलिटी की मूल भावना का मर्डर नहीं है? आपका सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, और तिरुनेलवेली की स्टडी भी इसी संघर्ष को उजागर करती है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो है इंसान का ह्यूमन टच प्रीडिस्पोजिशन। ये क्या होता है? इंसान होने के नाते हम एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं। भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश में मेहमान नवाजी का मतलब व्यक्तिगत जुड़ाव से है। जब उस मानवीय स्पर्श की जगह कोई स्क्रीन ले लेती है तो ग्राहकों को एक साइकोलॉजिकल बैरियर महसूस होता है। उन्हें ये बहुत ही रूखा लगता होगा। हाँ बिल्कुल, डीपर्सनलाइज लगता है। और ये बैरियर हर उम्र के लोगों के लिए अलग अलग होगा, है ना? बिल्कुल। अगर कोई युवा टेक सेवी है तो उसे शायद ये सुविधा लगे कि उसे लाइन में नहीं लगना पड़ा, लेकिन वरिष्ठ नागरिक या तकनीक से कम परिचित लोगों के लिए ये एक बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। राइट। स्कैन करने से जूझ रहा है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे की चुनौतियां भी तो हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक ऐप से अपने कमरे का AC और लाइट्स कंट्रोल करने का स्मार्ट सिस्टम लगा दिया, लेकिन तभी नेटवर्क की समस्या या वाईफाई लेटेंसी आ जाती है। ओहो, वो सबसे बुरा होता है जब आप अपने फोन पर लाइट बंद करने का बटन दबाते हैं और 5 सेकंड बाद जाके कमरे की लाइट बंद होती है। एग्जैक्टली। तो जो तकनीक आपने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने और ग्राहक को स्मार्ट फील कराने के लिए लगाई थी, वही तकनीक उसकी सबसे बड़ी झुंझलाहट का कारण बन जाती है। साथ ही साइबर सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर भी लोगों में डर है। तकनीक एक दो-धारी तलवार है। ये ऑपरेशंस को फास्ट जरूर करती है, लेकिन अगर इंसानी गर्माहट पूरी तरह से गायब हो जाए तो एक होटल और एक ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन में बुनियादी अंतर ही क्या रह जाएगा? बहुत सही कहा आपने। ये एक बहुत ही बारीक लाइन है जिस पर आज के होटल्स को चलना पड़ रहा है। तो ये तो साफ है कि कस्टमर के फ्रंट एंड पे
यानी जहां ग्राहक सीधे सर्विस ले रहा है, वहां तकनीक एक तरह की दुविधा पैदा कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि बैकएंड पर यानी ऑपरेशंस में टेक ने एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू किया है जो सिर्फ हॉस्पिटैलिटी की नहीं बल्कि आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। आप सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही हैं। हाँ, पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबिलिटी। ये हॉस्पिटैलिटी का एक ऐसा पहलू है जिसे अब कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता, और यहाँ पर स्मार्ट तकनीक का असली जादू दिखता है। जिन IoT कमरों की हम बात कर रहे थे ना, उनका डेटा बताता है कि वे ऊर्जा की खपत में 20% तक की कटौती कर सकते हैं। वाओ! क्योंकि अगर कमरे में कोई नहीं है तो मोशन सेंसर्स तुरंत AC और लाइट्स को बंद कर देंगे या उनके टेम्परेचर को ऑप्टिमाइज कर देंगे। बिल्कुल, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। और आज के समय में इको सर्टिफिकेशंस जैसे लीड, ग्रीन की या अर्थसेक, ये अब दीवारों पर टांगने वाले सिर्फ सजावट के सर्टिफिकेट्स नहीं रहे। तो क्या बन गए हैं? ये आज ऑपरेशंस का कोर बन चुके हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे ताज होटल्स यानी IHCL का जो पाठ्य फ्रेमवर्क है वो बहुत ही प्रैक्टिकल लगा। उन्होंने इसे बहुत बड़े स्केल पर लागू किया है। ये उनके पर्यावरण और गवर्नेंस के लक्ष्यों को साधने का एक बहुत ही स्ट्रक्चर तरीका है। हाँ, मैं डेटा देख रही थी। वे अपनी कुल खपत की 41% बिजली रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय ऊर्जा से ले रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज में 386 से ज्यादा EV चार्जिंग स्टेशंस लगा दिए हैं। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव लगी वो है उनके 85 वाटर बॉटलिंग प्लांट्स। बिल्कुल, वो प्लास्टिक कम करने के लिए। हाँ, मतलब उन्होंने कमरों में रखी जाने वाली उस छोटी सिंगल यूज प्लास्टिक पानी की बोतलों को पूरी तरह से सिस्टम से बाहर फेंकने का जो फैसला लिया है वो एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल शिफ्ट है। सही बात है। इसके अलावा उनके होटलों में 54% वेस्ट वाटर या गंदे पानी को रिसाइकिल किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी इतनी बड़ी कंपनी रातों रात इतने भारी बदलाव क्यों करेगी? क्या ये सिर्फ पर्यावरण प्रेम है? देखिए, नहीं, ये प्योर बिजनेस सर्वाइवल है और इसे समझना बहुत जरूरी है। आज का जो अवेयर ट्रैवलर है वो बुकिंग करते समय इन चीजों को चेक करता है। राइट। इसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी सस्टेनेबल नहीं है तो बहुत सारी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आपके यहाँ अपनी कॉर्पोरेट बुकिंग्स ही नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें साल के अंत में अपने कार्बन फुटप्रिंट का हिसाब देना होता है। मतलब ये कोई CSR या दान पुण्य का काम नहीं है। एग्जैक्टली। सस्टेनेबिलिटी सीधे तौर पर आपकी बैलेंस शीट को हिट करती है। ये एक बहुत ही चतुर बिजनेस स्ट्रैटेजी है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है और ये सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं, हमारे लिए भी एक वेकअप कॉल है। हम अपना पैसा कहाँ खर्च करते हैं वो एक तरह का वोट होता है। बिल्कुल, हम वॉलेट से वोट करते हैं। जब हम किसी इको सर्टिफाइड होटल को चुनते हैं तो हम पूरी इंडस्ट्री को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि अगर तुम्हें मार्केट में टिकना है तो तुम्हें सस्टेनेबल होना पड़ेगा। हमारी जेब से निकला एक छोटा सा बुकिंग डिसीजन ये तय करता है कि भविष्य में कौन सा बिजनेस मॉडल जिंदा रहेगा। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो सस्टेनेबिलिटी अब कोई विकल्प नहीं है। ये लग्जरी का ही एक नया रूप बन चुकी है, एक ऐसा रूप जो भविष्य के प्रति जिम्मेदार है। क्या बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक धागे में पिरोएं तो हमने देखा कि कैसे भारतीय हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सिर्फ कमरे किराए पर देने का बिजनेस नहीं रह गई है, बल्कि एक अभूतपूर्व मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। हमने शुरुआत की थी जमशेदजी टाटा के उस विजन से, जहां एक विश्व स्तरीय होटल का निर्माण देश के आत्मसम्मान और गरिमा को वापस पाने की लड़ाई था। और आज हम ऐसे दौर में हैं जहां नई पीढ़ी ऑथेंटिसिटी की तलाश में छोटे बुटीक होटलों और 28 दिनों के मेंटल वेलनेस रिट्रीट्स की ओर भाग रही है। और हमने लग्जरी और बजट सेगमेंट के बीच के उस चौड़े होते आर्थिक फासले को भी समझा, जो दिखा रहा है कि कैसे डिमांड और सप्लाई के खेल ने इस मार्केट को दो अलग हिस्सों में बांट दिया है। हाँ, और ये भी देखा कि कैसे अतिथि देवो भव कि हमारी पुरानी और गर्मजोशी से भरी परंपरा अब स्मार्टफोन के QR कोड्स और AI संचालित स्मार्ट कमरों के साथ एक अजीब सी रस्साकशी में फंसी है। बिल्कुल। लेकिन आज की चर्चा खत्म करने से पहले सोर्सेज में मौजूद डेटा से एक ऐसा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है जो मुझे सच में बहुत सोचने पे मजबूर कर रहा है। वो क्या है? देखिए, हमने शुरुआत में बात की थी कि टॉप 10 होटल चेन्स के पास आज 65.3% ब्रांडेड कमरों की सप्लाई है। ये विशाल मेगा चेन होटल्स हैं जिनके पास मार्केटिंग और तकनीक के लिए अथाह पैसा है। दूसरी तरफ वो बेहद कस्टमाइज्ड छोटे और अनोखे बुटीक होटल्स हैं जो एक खास तरह का अनुभव बेच रहे हैं और लोग उसके लिए प्रीमियम दे रहे हैं।
तो सवाल ये है, बीच वालों का क्या होगा? अच्छा, आप इंडिपेंडेंट होटल्स की बात कर रही हैं? हाँ, जो स्वतंत्र मिड मार्केट होटल्स हैं, जो न तो किसी बड़ी चेन का हिस्सा है, जिनके पास भारी भरकम बजट नहीं है, और न ही वे कोई बहुत अनोखा या नीश अनुभव देते हैं। क्या आने वाले कुछ सालों में उनका अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? ये एक बहुत ही डराने वाला लेकिन इंडस्ट्री के भविष्य की दिशा तय करने वाला सवाल है। क्या भविष्य के बाजार में सिर्फ विशाल या विशेष का ही राज होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। जिस इंडस्ट्री में इतनी तेजी से बदलाव हो रहे हों, वहाँ बीच में लटके रहना शायद सबसे खतरनाक जगह है। तो अगली बार जब आप किसी होटल में चेक इन करें, चाहे वो कोई पुराना राजस्थानी महल हो या कोई टेक फ्रेंडली स्मार्ट रूम जहाँ दरवाजे ऐप से खुलते हों, तो इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा कि आपके आसपास का अनुभव कैसे इस पूरी बदलती हुई अर्थव्यवस्था और हमारी सोच का एक छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल। आज की इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चीजों को ऐसे ही गहराई से समझते रहें और अपनी जिज्ञासा को हमेशा बनाए रखें।